हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT पॉलिटी क्लास 8 के MCQ। इसी क्रम में आज आपका यहां पर चैप्टर नंबर 10 है। देखिए ये आपका जो है आखिरी अध्याय है। यहां पर हम कानून और सामाजिक न्याय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। आज का पहला प्रश्न है, लोगों को शोषण से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है और सरकार द्वारा समाज में सामाजिक न्याय को स्थापित करने की दिशा में बनाए गए कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। यानी सरकार समाज में सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए कुछ कानून बनाती है ताकि समाज में न्याय बना रहे, सामाजिक रूप से लोग एक समान रह सकें। तो पहला है यहाँ पर कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करने वाले कानून। सेकंड, चीजों की गुणवत्ता निर्धारण मानक कानून। थर्ड है आपका कीमत नियंत्रण कानून। चौथा है आपका प्रदूषण मानक स्थापित करने वाले कानून। पांचवा, बाल मजदूरी रोकने वाले कानून। देखिए आप सभी ने यहाँ पर पहले वाला आपका कथन उठा के देखें तो यहाँ पर कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं। अगर हम मान लेते हैं एक फैक्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या उसे प्रिकॉशंस लेने होंगे, क्या क्या उसे जो है सेफ्टी के जो है यहाँ पर इंतजाम होने चाहिए उसके लिए। यानी कि ये डिपेंड करता है कि फैक्ट्री किस प्रकार की है। यानी मान लीजिए कोई फैक्ट्री ऐसी है जहाँ पर भारी भरकम सामान उठाया जाता है या फिर जहाँ पर चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स क्या क्या होंगे, यानी कौन कौन से मानक उन्हें फॉलो करने होंगे। ये गवर्नमेंट ने पूरी लिस्ट बनाई हुई है कि कौन सी फैक्ट्री किस दायरे में आ रही है, किस तरह की सुरक्षा आपको देनी होगी। तो ये सब चीज़ें आपने देखा होगा कि वर्कर्स को पूरी किट वगैरह दी जाती है, पूरा ग्लव्स वगैरह दिए जाते हैं ताकि वो किसी प्रकार की उनके साथ कोई हादसा ना होने पाए, किसी प्रकार का उनका जान माल की हानि ना हो पाए। तो इस तरह की व्यवस्था होती है। दूसरी बात यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पे कार्यस्थल पर सुरक्षा वाला थोड़ा बहुत बड़ा, यानी कि छोटा सा नहीं है, यानी ये तो केवल वर्कर की बात होगी। अब इसमें भी अगर बात कर रहे हैं महिला वर्कर की, यानी वुमेन्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसा ये जो आप जानते ही होंगे कि महिलाएं भी जो है कार्यस्थल पर कार्य करती हैं, चाहे छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, हर जगह महिलाएं हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ये बात संज्ञान में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ये टिप्पणी भी की है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता नहीं होनी चाहिए, उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लगातार देखते होंगे जिस तरह से महिलाओं को कार्यस्थल पर हरेसमेंट किया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। तो उन सबको यहाँ पर उन सब से बचाने के लिए यहाँ पर सरकार ने कानून बनाए हैं ताकि महिलाओं को कार्यस्थल पर भी सुरक्षा मिले। कार्यस्थल पर उनके साथ किसी प्रकार की यौन हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये सब कानून क्यों हैं? ये कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करने वाले कानून कहलाएंगे यहाँ पर। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। चीजों की गुणवत्ता निर्धारण मानक कानून, आपने देखा होगा कि जितनी आपकी चीज़ें होती हैं, जितने भी आपकी कंपनी है, ब्रांड है, उन सबको अपनी गुणवत्ता बतानी पड़ती है। यानी कि आप रैपर पर देखते होंगे पूरा इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं, क्या क्या इनमें मिला हुआ है, कौन कौन से इसमें तत्व हैं, ये कितने दिन तक सही रहेगा, कब ये जो है एक्सपायर होगा, पूरा डेट लिखी होती है, कब ये जो है यहाँ पर प्रोसेस हुआ है, कब ये पैक हुआ है, पूरा लिखा रहता है। तो उससे पता चल जाता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है अब यहाँ पर एक्सपायर हो चुका है, तो अब इसे यूज नहीं करना चाहिए। यूज करने से हमें भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये इतना ही था। यानी मान लीजिए कोई प्रोडक्ट जो है 2021 में यानी एक्सपायर होगा, दिसंबर 2021 में एक्सपायर होगा, तो आप कोशिश यही करेंगे 2021 से पहले उसे खत्म कर लें। 21 के बाद अगर आप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो हार्मफुल हो सकता है, आपको जो है फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकती है। तो चीज़ों की गुणवत्ता निर्धारण वाले कानून यही करते हैं। डिपेंड करता है चीज़ें किस प्रकार की हैं, तो उनकी एक यहाँ पर लेवलिंग करनी होती है। आपको एक मानक के अकॉर्डिंग जिस भी फील्ड की हो, यानी मेडिसिन हैं तो अब खाद्यान्न है, खादों जो है आपके खाने पीने वाली वस्तु उनकी अलग होती है। हर चीज़ के अपने मानक तय किए गए हैं। तो यहाँ पर ऐसे भी कानून बनाए गए हैं। कीमत नियंत्रण कानून, आपको पता होगा कि हमारे समाज में सभी लोग एक जैसे नहीं हैं। यहाँ पर गरीब लोग भी हैं, मध्यम वर्गीय लोग भी हैं, अमीर लोग भी हैं, और सभी की एक ही जरूरतें हैं। यानी जरूरत यहाँ पर कॉमन रूप से क्या है, रोटी सब खाते हैं, खाना सब खाते हैं, भोजन सबको चाहिए। तो गवर्नमेंट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल गवर्नमेंट का यहीं पर यही होता है कि जो आपकी मूलभूत आवश्यकता वाली चीज़ें हैं, मूलभूत आवश्यकता वाली खाद्यान्न है, उनकी कीमतें अपने हाथ पर रखें। अब मान लीजिए सपोज दैट आपका आटा है, आटे का प्राइस 100 रुपये किलोग्राम पहुंच जाए, तो क्या पॉसिबल है यहाँ पर गरीब व्यक्ति उसे खरीद कर खा पाएगा? जो व्यक्ति सुबह से शाम तक 300 रुपये दिहाड़ी पर काम करता है, क्या वो 100 रुपये किलो के हिसाब से आटा खा पाएगा? नहीं ले पाएगा। 100 रुपये किलो के हिसाब से आटा नहीं ले पाएगा। तो गवर्नमेंट ऐसी जो मूलभूत आवश्यकता वाली चीज़ें होती हैं, खाद्यान्न होती हैं, इनकी चीज़ें जो है इनकी कीमतें अपने हाथ में रखती है। ये इसलिए रखती है ताकि आपने देखा होगा कोरोना पैंडेमिक के दौरान बहुत लोगों ने आपदा में अवसर बनाने की सोची थी। तमाम जो आपके नुक्कड़ वाले दुकानदार थे उन्होंने देखा होगा, आपने कहीं कहीं 20 रुपये का पैकेट है वो 40 रुपये का बेच रहे हैं, कालाबाजारी भी की थी। तो गवर्नमेंट इन सब पर एकदम प्रतिबंध लगाती है, इन सब पर कड़ी कार्रवाई करती है। यानी कहीं भी कोई व्यक्ति जो आपकी मूलभूत आवश्यकता वाली
इसेंशियल गुड्स हैं उनकी जो है यहाँ पर स्टॉक ना करें, उनको जो है अवैध तरीके से उनका जो भंडारण ना करें। और भंडारण करके लोग क्या करते हैं, कीमतें बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो जो मूलभूत आवश्यकता वाली वस्तुएं हैं, ये चाहे कितना भी भंडारण हो जाए, गवर्नमेंट के हाथ में होता है इनका कीमत, यानी गवर्नमेंट ही तय करती है कि ये चीज़ जो है इतने प्राइस में बिकेगी, इससे ज़्यादा में नहीं बिक सकती है, ताकि सभी लोग इसे जो है आराम से खरीद पाएं, गरीब व्यक्ति भी खरीद पाए, मध्यम वर्गीय भी और अमीर भी ले पाए। तो यहाँ पर ये कीमत नियंत्रण वाले कानून लाए गए हैं। चौथा है प्रदूषण मानक स्थापित करने वाले कानून। देखिए, आपने देखा होगा जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे औद्योगिकरण भी आगे बढ़ रहा है। औद्योगिकरण के साथ साथ तमाम जो चीज़ें हैं, हमारे उपकरण हैं, वो पेट्रोलियम से चलने वाले उपकरण हैं, डीजल से, पेट्रोल से चलने वाले उपकरण हैं। तमाम उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं प्रदूषण मुक्त निकल रहा है। यानी खास करके आपके जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री छोड़ के कुछ और उद्योग छोड़ के उनमें जो कोई बेस्ट वगैरह नहीं होती है, लेकिन मोस्टली जो आपके प्रोडक्शन वाले उद्योग हैं, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें लगी हुई हैं, वहाँ पर सब जगह थोड़ा ना कुछ ना कहीं प्रदूषण जो है निकलता है, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन होता है। तो गवर्नमेंट एक मानक यहाँ पर रखे गए हैं कि इन मानकों का पालन करने वाली फैक्ट्रियों को ही यहाँ पर परमिशन दी जाएगी, और ये मानक पूरे नहीं कर रही फैक्ट्रियाँ, इन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ऐसी वाहनों के संदर्भ में भी है, आपने देखा होगा पॉल्यूशन चेक होता है। कोई गाड़ी अगर मान लीजिए ज़्यादा धुआं यहाँ पर दे रही है, तो उसका जो है फिटनेस वगैरह नहीं होती है। आरटीओ ऑफिस में अगर आप कभी गए हो तो आपने देखा होगा पहले पोल्यूशन सर्टिफिकेट करवाना पड़ता है, ताकि वो पता लगा सकें गाड़ी का इंजन तो खराब नहीं, इंजन खराब है तो आपको इंजन सही करवा के लाना पड़ेगा, तब उसकी गाड़ी की फिटनेस होती है। तो ये प्रदूषण मानक स्थापित करने वाले कानून है। बाल मजदूरी रोकने वाले कानून। देखिए, आपके संविधान के मौलिक अधिकार वाले पार्ट में आपने शोषण के विरुद्ध अधिकार आपने पढ़े होंगे, अनुच्छेद 23 और 24 में। तो 23 में आपने पढ़ा है, 24 वाला अधिकार जो है ये आपका चाइल्ड लेबर वाला ही है, बाल मजदूरी वाला ही है। तो हमने बाल मजदूरी रोकने के लिए यहाँ पर कानून भी बनाए हैं, ताकि हमारे यहाँ कोई बच्चा जो है गैर कानूनी तरीके से या अवैध तरीके से कहीं मजदूरी ना करे। आपने देखा होगा ढाबे वगैरह में, तमाम फैक्ट्रियों में। अब होता क्या है, बाल मजदूरी क्यों होती है? बाल मजदूरी होने के कई सारे कारण हैं। कारण ये एक यहाँ पर कारण, सबसे मेजर कारण ये है कि ये जो बच्चे होते हैं सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। दूसरी बात ये है, ये बच्चे अपनी बात कह नहीं पाते हैं, इन्हें डरा धमका कर इनसे जो है ज़्यादा काम करवाया जाता है। तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल इन्हें प्रतिबंध लगा दिया, 14 साल से कम उम्र के बच्चे कोई भी काम पर नहीं रखे जाएंगे। तो यहाँ 5वां वाला कथन भी सही है। यहाँ पर ये सब कानून ही हैं, ये सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए कानून लाए हैं। ये तो केवल नमूना है, यहाँ पे 5 तरह के कानूनों का ऐसे तमाम कानून हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 कथन आपके सही हैं, तो आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। देश के समक्ष बाल श्रम की समस्या एक चुनौती बनती जा रही है। सरकार ने समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और बाल मजदूरी के जननांकिकी आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन जो है वो आपका सही है, असत्य है। पहला है यहाँ पर, सन 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 80 लाख से ज़्यादा बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। सेकंड, 2016 में संसद ने बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में संशोधन कर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी व्यवसायों में तथा किशोरों 14 से 18 के जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। थर्ड, 2019 में यहाँ पर एक पोर्टल बनाया गया है, pencil.gov.in। ये पोर्टल चाइल्ड लेबर की शिकायतें दर्ज करने, चाइल्ड ट्रैकिंग और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। बात करें आपके यहाँ देश में चाइल्ड लेबर की। देखिए, चाइल्ड लेबर के लिए तमाम कानून भी बने हुए हैं। कानून बनने के बाद भी आप देखते होंगे चोरी छिपे ये चीज़ें रुक नहीं रही हैं, फिर भी चल रही हैं। आपने एक बात मैंने कल प्रीवियस चैप्टर में भी बोली थी और कई बार बोल चुका हूं, संविधान में कोई चीज़ लिख देने मात्र से वो पालन नहीं हो जाएगा। संविधान में मान लीजिए हमने कोई चीज़ लिख दिया, आर्टिकल 24 में हमने लिख दिया कि चाइल्ड लेबर नहीं होगा, अब लिख देने मात्र से वो इंप्लीमेंट नहीं हो जाएगा। गवर्नमेंट को यहाँ पर आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जब तक नीचे धरातल पर नहीं उतरेगी, गवर्नमेंट स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाएगी, तब तक ये चीज़ें नहीं रुकेंगी। तो गवर्नमेंट ने क्या है, संविधान के उन प्रावधानों को लागू करने के लिए तमाम तरह के कानून और बनाए हैं, ताकि उन्हें प्रावधानों को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। तो यहाँ पर आपके जो सेंसस हैं सन 2011 वाले, वो सेंसस ये बताते हैं कि भारत में जो 5 से 14 साल की उम्र के बच्चे हैं, इनकी लगभग 40 लाख संख्या है, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी उद्योग में काम कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है, यानी कि लगभग 40 लाख बच्चे हमारे जो हैं ऐसे ही यहाँ पर बाल श्रम में बिल्कुल घुसे हुए हैं। तो यहाँ पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पे 80 लाख संख्या नहीं है, बल्कि 2011 की जो जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि 40 लाख बच्चे आपके जो हैं, जिनकी उम्र 5 साल से 14 साल के बीच है, ये विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। सेकंड है, 2016 में संसद ने बाल श्रम यहाँ पर प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986
इसमें संशोधन किया है और यहाँ पर जो एज है वो 14 साल से कम यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा किसी भी उद्योग में काम नहीं कर सकता है। और जो किशोर हैं, किशोरों की एज यहाँ पर दी हुई है 14 से 18 के बीच, जो इन बच्चों को किशोर माना गया है। तो ये बच्चे इन कामों में, इन उद्योगों में नहीं जा सकते हैं जो जोखिम भरे हैं। जैसे मान लीजिए जोखिम भरे उद्योग में क्या है, जैसे स्टील उद्योग हुआ आपका, ठीक है, लौह प्रगलन उद्योग हुआ आपका, तो ये जोखिम भरे उद्योग हैं। यहाँ पर आप पता होगा, यहाँ पर तो जो मतलब फिटनेस के मामले में वर्कर जो स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्यदशाएं बहुत ज़्यादा प्रतिकूल होती हैं, बहुत ज़्यादा हीट वगैरह होती है। जैसे लौह प्रगलन के उद्योग हुए, बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जिनमें भारी भरकम उद्योग होते हैं। तो इन उद्योगों में 14 से 18 साल के बच्चे नहीं रखे जाएंगे, ठीक है। यहाँ साफ साफ बात यहाँ पर कह दी है कि जोखिमकारी व्यवसाय में और प्रक्रियाएं जो हैं इनमें इनका नियोजन नहीं होगा, इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। और 14 साल से कम उम्र के बच्चे तो फैक्ट्रियों में बिल्कुल नहीं जाएंगे। वैसे तो अधिनियम ये 1986 में बन गया था, लेकिन इसमें कुछ प्रावधान जो थे लूज थे, उन्हें यहाँ पर फिर संशोधित किया गया 2016 में, और फिर कड़े कड़ाई के रूप में आप ये प्रावधान यहाँ पर देख रहे हैं। तो सेकंड वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। सन 2019 में यहाँ पर बताया गया है, एक पोर्टल बनाया गया है pencil.gov.in। देखिए, पेंसिल पोर्टल जो है सन 2019 में नहीं बना है, बल्कि सन 2017 में ही बनाया गया है। और पेंसिल पोर्टल का अगर हम यहाँ पर पूरा बताएं आपको, पेंसिल जो आप देख रहे हैं, पेंसिल का मतलब है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, इसे शॉर्ट में पेंसिल कहते हैं। ये प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ पर ये पोर्टल जो है चाइल्ड लेबर की यहाँ पर शिकायतें दर्ज कराने के लिए, चाइल्ड ट्रैकिंग, यानी कि जो बच्चे मान लीजिए खो जाते हैं, या फिर बच्चे ऐसे जो होते हैं जो मान लीजिए किसी फैक्ट्री में एक बार उनके माँ बाप भेज दिए और पहले तो यानी कहीं फैक्ट्री में छापा पड़ गया, पता चला कि उनके माँ बाप ने उन्हें फैक्ट्री में लगाया है, तो ऐसे बच्चों को रिकॉर्ड रखा जाता है, कहीं ऐसा दोबारा ना हो कि भाई उनके माँ बाप किसी दूसरी फैक्ट्री में फिर से भेज दें। तो चाइल्ड ट्रैकिंग वगैरह है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जो चल रही है, इसके कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग देखने के लिए भी ये पोर्टल यहाँ पर कार्यरत है। तो ये 2017 में बना हुआ पोर्टल है, ना कि 2019 में। तो यहाँ थर्ड वाला कथन भी यहाँ पर असत्य हो जाएगा। बाद बाकी बातें सब सही हैं, लेकिन पोर्टल जो है 2019 में नहीं बना है, 17 में बना है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पर आपका पहला और तीसरा कथन असत्य है, तो आंसर है केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें हम यहाँ पर। देश में सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार पर होती है। सरकार द्वारा इस दिशा में किए जा रहे कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए सरकार कानूनों को बनाकर, लागू करके और कायम रखकर व्यक्तियों या निजी संपत्तियों की, कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है। सेकंड, सामाजिक न्याय से जुड़े बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। थर्ड है आपका, शोषण से मुक्ति का अधिकार और बाल मजदूरी से संबंधित कानूनों का निर्माण संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल शोषण के विरुद्ध अधिकार वाले प्रावधान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ही बनाए गए हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे कि सामाजिक न्याय बहुत इंपॉर्टेंट है समाज में ऐसा ना हो कि असमानता की खाई लगातार व्याप्त होती जाए, यानी कि जो धनाढ़ लोग हैं, जो ऊपरी लेवल के लोग हैं, वो अपनी मनमर्जी से समाज को गढ़ें या समाज को चलाएं, ये बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। तो सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यहाँ पर कुछ कानून बनाए हैं, जिनके जरिए ये व्यक्तियों को, निजी कंपनियों को और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। बात करें आपके सामाजिक न्याय वाले जो प्रावधान है, सामाजिक न्याय वाले जो कानून है, ये कानूनों का जो जन्म है, इनका जन्म हुआ है आपके फंडामेंटल राइट्स से। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर समाज में असमानता व्याप्त है, कहीं ना कहीं समाज में जो है अगर लोगों के मध्य भेदभाव हो रहा है, लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो लोगों के मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए इस तरह के कानून बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो सामाजिक न्याय के से जुड़े जितने कानून हैं, उनका जन्म अगर आपसे कहीं पूछा जाए तो ये मौलिक अधिकारों से ही हुआ है। मौलिक अधिकारों को ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए कानून बनाए गए हैं। तो सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। बात करें आपका शोषण से मुक्ति का अधिकार है, यानी बाल मजदूरी से संबंधित कानून है, तो आपका जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 23 और 24 के मध्य है। 24-23 में आपको पता ही होगा कि किसी व्यक्ति से मधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। यानी जितना न्यूनतम भुगतान गवर्नमेंट ने तय किया, उसी भुगतान पर हमें उसको वेतन देना होगा। किसी को जबरन हम मजदूर नहीं करवा सकते हैं, जब जबरन उसे बांध कर नहीं रख सकते हैं, ठीक है। हर व्यक्ति अपने अपने जो है जहाँ पर स्वतंत्र है, ठीक है, रोजगार करने के लिए, उससे हम जबरन ये नहीं कह सकते कि आप ये काम करिए, यही करें, ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 24 में आपको पता ही होगा, 24 के तहत ये बात कही गई है कि बाल मजदूरी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो ये जो है, ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे, ये जो संविधान वाला जो पार्ट है, इसी पार्ट को ध्यान में रखते हुए इस शोषण से मुक्ति के अधिकार हुए या फिर बाल मजदूरी से संबंधित जो कानून बनाए गए हैं अभी, ये सब इसी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तीसरा वाला कथन भी यहाँ पर सही है।
यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। अब देखिए इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, तो आंसर है यहां पर डी। ठीक है, तो यहां पर आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 है आज आपका, भारत के इतिहास में सबसे गंभीर औद्योगिक दुर्घटनाओं में भोपाल गैस त्रासदी है। भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक एक ब्रिटिश कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। सेकंड, 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इसी संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसने लगी। थर्ड है आपका, गैस रिसाव के चलते 3 दिन के भीतर 8000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए और लाखों लोग जो है यहां पर गंभीर रूप से प्रभावित हुए। चौथा है आपका, इस गैस के असर में आने के बावजूद जो लोग जिंदा रह गए उनमें से बहुत सारे लोग गंभीर श्वास विकारों, आंख की बीमारियों और अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं। देखिए ये जो आपका जो हादसा है भोपाल गैस त्रासदी वाला, ये भारत का ही हादसा नहीं है, ये दुनिया भर में जितने भी हादसे हुए उनमें भी इसका नाम प्रमुख है, यानी बहुत बड़ा हादसा हुआ था ये। तो ये जो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, जहां पर कीटनाशक बनाए जाते थे, आपके जो कीटनाशक वही कीटनाशक हैं ये जो खेती में यूज होते हैं, वो कीटनाशक बनाए जाते थे। तो ये कंपनी जो थी वो अमेरिकन कंपनी थी, ना कि एक ब्रिटिश। तो ये यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कंपनी कौन सी थी, ये अमेरिकन कंपनी थी। ठीक है, ये अमेरिकन कंपनी का कारखाना था, ना कि ब्रिटिश कंपनी का। लेकिन ये कारखाना किसका था, ये कीटनाशक का कारखाना था, नाम इसका यही था यूनियन कार्बाइड। तो पहला वाला कथन यहाँ पर असत्य हो जाएगा। दूसरा कथन है, देखिए गैस रिसाव जो हुआ था आपका वो 2 दिसंबर 1984 की रात को लगभग 2 बजे इसके प्लांट में यहाँ पर रिसाव होना स्टार्ट हो गया था और जो गैस निकल रही थी उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। पता नहीं ना जाने कितने एग्जामों में जब से हादसा हुआ है, आज से लगभग आज से अगर मैं काउंट करूं लगभग 25 साल से ज़्यादा हो गया है समय। ठीक है, तो यहाँ पर 25 बोल रहा हूँ, 35 साल से ज़्यादा समय हो गया है आज की डेट में। तो आज तक पता नहीं कितने ज़्यादा एग्जामों, हर एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है कौन सी गैस थी, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी ये। तो यहाँ सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। बात करें इस गैस के लीकेज से, देखिए गैस के लीकेज के चलते यहाँ पर 3 दिन के भीतर लगभग 8000 लोग इसकी मौत के मुंह में चले गए और यहाँ पर जो लाखों लोग इसकी चपेट में आए थे जो कि गंभीर रूप से प्रभावित भी हुए थे। तो थर्ड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर इसके रिसाव के में इस गैस के जो भी चपेट में आए थे लोग, उनमें आज भी यानी जो लोग सर्वाइव कर गए, जो लोग बच गए, जिंदा बच गए, उनमें बहुत सारे लोगों को आज भी सांस से संबंधित रोग हैं, आंखों की बीमारियां हो गई हैं, किसी की आंखों की रोशनी चली गई है, या फिर अन्य जो बीमारियां हैं, ठीक है, फेफड़ों से संबंधित अन्य बीमारियां, उन्हें भी वो बीमारियां आज भी झेलनी पड़ रही हैं। तो चौथा वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन सही है, 2, 3 और 4 कथन सही है, तो आंसर है आपका बी, केवल 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 5 है आज आपका, विकसित देश अपने विषैले और खतरनाक उद्योगों को विकासशील देशों में ले जा रहे हैं ताकि अपने देशों को साफ सुथरा रख सकें। भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर असत्य है। पहला है, विदेशी कंपनियों के भारत आने का कारण, सॉरी यहां पर असत्य नहीं होगा, ये सत्य पूछा है मैंने ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे असत्य मैंने कर दिया है, असत्य नहीं है, ये सत्य पूछा है यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर असत्य लिख गया है ये। ठीक है, तो विदेशी कंपनियों के भारत आने का एक कारण यहाँ का सस्ता श्रम है। सेकंड, हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी है कि लोग थोड़ी सी तनख्वाह के बदले न जाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। थर्ड है आपका, इन कंपनियों को भारत जैसे विकासशील देश में लचीले कानूनों और सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते आसानी से अनुमति मिल जाती है। देखिए आप सभी ने देखा होगा, हम एक विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं और हम कोशिश यही करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ निवेश हो, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां हमारे यहाँ आके अपने संयंत्र लगाएं, प्लांट लगाएं, ताकि भारत के ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को जो है रोजगार मिल सके। हम कोशिश यही करते हैं। तो हम क्या करते हैं, तमाम जो कंपनियां होती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, उनको कड़े कानूनों की प्रोसेस से नहीं गुजारते हैं, उनको थोड़ा बहुत लचीले कानूनों की प्रोसेस से गुजारते हैं ताकि जल्दी से जल्दी संयंत्र स्थापित हो जाए। जबकि अमेरिका में स्थिति ऐसी नहीं है, यूरोप में स्थिति ऐसी नहीं है। यूरोप में कंपनियों के फॉर्मेशन के लिए वहां पर एक स्ट्रिक्ट प्रोसेस है, वो फॉलो करना पड़ता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर पहली बात तो यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर देखने को मिलता है सस्ता श्रम है। देखिए भारत की आबादी आपको पता होगा कि अगर पूरे विश्व की आबादी में देखें तो हम दूसरे नंबर पर हैं और शायद कुछ दिनों बाद ये कहा जा रहा है आज से 20 साल बाद हम लोग पहले पायदान में पहुंच जाएंगे। तो आप समझ सकते होंगे आज की डेट में लगभग 135 करोड़ से ज़्यादा लोग भारत में हैं और 135 करोड़ जनसंख्या में हर किसी को यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो है सरकारी रोजगार तो नहीं मिल सकता है, कोई कुछ ना कुछ काम में तो काम करेगा ही करेगा, कहीं ना कहीं से आजीविका चलाएगा ही चलाएगा। तो यहाँ पर लोग सस्ते दामों पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं।
इस वजह से यहाँ पर कंपनियां भारत की ओर अपना रुख कर रही हैं। तो यहाँ पर दूसरा कारण यही है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी है कि लोग थोड़ी सी तनख्वाह में अपनी जान की परवाह किए बिना कितना भी जोखिम भरा काम हो उसको करने को तैयार हो जाते हैं। ये हकीकत है। तो सेकंड कथन यहाँ पर सही है। और तीसरा जो कथन है आपका, ये कहा गया है भारत जैसे विकासशील देश में लचीले कानूनों और सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते आसानी से अनुमति मिल जाती है। देखिए, ये बात बिल्कुल हकीकत बात है कि हम लोग क्या करते हैं, हम क्योंकि विकासशील देश हैं और विकासशील देश यही कोशिश करते हैं कि नया नया निवेश जो है उसको बनाया जाए, नए नए कंपनियों को लेकर आया जाए ताकि भारत के और भी ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। तो उसके चलते यहाँ पे कानून जो है लचीले बनाए गए हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ तमाम चीज़ें जो है सरकारी विभागों की भी गलती से होती हैं। सरकारी विभागों में जो काम होता है वो फाइलों में पूरा होता है। आपने एक चीज देखी होगी कि फाइल तो ऐसे बनाई जाती है जैसे मान लो नासा की फाइल बनाई गई हो, नहीं नासा के किसी प्रोजेक्ट की फाइल बनाई गई, इतनी सफाई से फाइल बनाई जाती है। लेकिन आप समझ रहे होंगे धरातल पे क्या होता है। सबसे यहाँ पर मेजर रोल यही है कि ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं इनकी वजह से यहाँ पर हमारे यहाँ कंपनियां होती हैं उनको तमाम तरह की छूट दे दी जाती हैं, और ये तमाम कंपनियां जो होती हैं तमाम तरह की गाइडलाइंस हैं या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उन सब पर ध्यान नहीं देती हैं, केवल अपना मुनाफा देखती हैं। बात करें आपके जो आपका संयंत्र था यूनियन कार्बाइड वाला, तो यूनियन कार्बाइड वाला संयंत्र जो था ऐसा ही संयंत्र था, 1978 में इसे स्थापित किया गया था। और यहाँ पर जिस तरह के यूनियन कार्बाइड के संयंत्र अमेरिका में चल रहे थे उनमें सेफ्टी मेजर्स काफ़ी हाई थे, जबकि भारत में ये संयंत्र स्थापित किया गया था यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स पे इन्होंने ज़्यादा खर्च नहीं किए थे। यहाँ पर इन्हें पता था कि लचीला है देश है, यहाँ पे कानून ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, तो क्या ज़्यादा खर्चा करना है। यहाँ पर बात की जाए यहाँ की स्टाफ की भी, तो स्टाफ की भी बात ये निकल कर आती है कि जिस चैम्बर में यहाँ पे 12 आदमी जरूरत थी वहाँ पर इन्होंने 6 आदमी रखे थे। आप समझ सकते हैं मेंटेनेंस के लिए 6 आदमी केवल रखे थे। तो कहीं ना कहीं जब ये हादसे जब होते हैं तो हादसे कहीं ना कहीं होते हैं समाज में, तब फिर हम सोचने को मजबूर होते हैं हादसे क्यों हो गए। अब पहले से हम स्ट्रिक्ट बन जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन पहले से सोचते नहीं है। तो यहाँ पर वही है। तो थर्ड वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है कि यहाँ पर भारत जैसे विकासशील देश में लचीले कानूनों और सरकारी विभागों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है इसके चलते आसानी से यहाँ पर अनुमति कंपनियों को मिल जाती है। यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं, तो आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 से आज आपका, पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों के दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है देखिए, आपको पता होना चाहिए जब जो आपका भोपाल गैस त्रासदी वाला कांड हो गया तो भारत की छवि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी धूमिल हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर जगह की मीडिया ने भारत को कवर किया, क्योंकि एक बहुत बड़ा, पूरे बता तो रहा हूं मैं, पूरे विश्व के इतिहास में बहुत बड़ा कांड है ये। जैसे तमाम जो दुर्घटनाएं हुई है, परमाणु दुर्घटना हुई है चेरनोबिल वाली, उसी में आपका जो है ये भी गिना जाता है, ऐसी यानी बहुत बड़ी दुर्घटना थी ये। तो यहाँ पर भारत पे कहीं ना कहीं दबाव तो था ही था कि भाई ऐसा क्या हुआ कि आपके यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया, भारत सरकार कहाँ थी, यहाँ के डिपार्टमेंट क्या कर रहे थे। तो फिर जल्दबाजी में आकर सरकार ने 2 साल बाद यहाँ पर कानून लेकर आई है, यानी यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया है और ये 19 नवंबर 1986 को लागू कर दिया गया है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन की बात करते हैं। 1986 का जो अधिनियम है पर्यावरण संरक्षण और सुधार, इससे जुड़े हुए मुद्दों के लिए आवश्यक विधिक प्रावधानों का इसमें विवरण दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो प्रावधान वगैरह है स्पष्टली लिखे गए हैं, किन किन प्रावधानों को इसमें ऐड किया गया है, कौन कौन से प्रावधानों पर ये प्रभावी तरीके से कार्य करेगा। यानी कहा जाए तो 1986 का जो अधिनियम था पूरी तरह से पर्यावरण को स्वच्छ साफ बनाने की दिशा में एक पहला कदम है और एक पत्थर का मील भी साबित हुआ है। तो सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। थर्ड कथन है आपका, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना आप जान लीजिए, कई बार पूछा गया है ये। यानी स्वच्छ वातावरण वाला जो अधिकार दिया गया है वो आपका सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य वाला जो मामला था, इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसको भी आपके जीवन के अधिकार के साथ ऐड कर दिया गया है। यानी कि कोई भी व्यक्ति साफ जो पर्यावरण में साफ जो प्रदूषण मुक्त हवा में रहने का अधिकार उसे भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदूषण की वजह से लोगों की जान जाती है और ये जीवन के अधिकार का हनन है। तो यहाँ पर इसे जो है 1991 में जो मामला आया था सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर जीवन के अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तो सी वाला कथन यहाँ सही है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर फिर से इंगित कर रहा हूँ, ठीक है। डी वाला ऑप्शन है आपका, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में निदेशक तत्व की मूल सूची में
पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 48A को जोड़ा गया। ये वाला जो आपको बताने जा रहा हूं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा जाता है संविधान में कौन कौन से आर्टिकल में जो है आपके पर्यावरण को बचाने के लिए बात कही गई है। अनुच्छेद 21 वाला तो आपने देख लिया, अगला अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 48A है। तो आपका अनुच्छेद 48A जो आपका नीति निषेध तत्वों का है, DPSP का है, ये अनुच्छेद जो था ये 42वें संविधान संशोधन 76 के जरिए ऐड किया गया था, ना कि 44वें के जरिए, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए से जो ऐड किया गया था। उद्देश्य यहाँ पर यही था, उद्देश्य ये था कि भाई पर्यावरण का संरक्षण करना है, संवर्धन करना है और वन और वन्य जीवों की रक्षा करनी है। तो ये आपका कहाँ पर है, DPSP में और अनुच्छेद 48A के तहत इसे प्रावधान को रखा गया है। देखिए कई बार पूछा गया है, बहुत बार ये पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ। और ये ऐड यानी संविधान जब बना था उस समय नहीं था, मूल संविधान में नहीं है, 42वें संविधान संशोधन के जरिए इसे ऐड किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो गलत होगा आपका वो डी वाला ऑप्शन गलत होगा। तो यहाँ पर अगर टिक लगाऊं तो डी वाला ऑप्शन आपका असत्य है, तो आंसर है आपका डी। यहाँ पर आपके चैप्टर में कुछ चीजें दी हुई हैं, ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 हैं उन्हीं में से 2 गोल हैं आपके। गोल नंबर 8, गोल नंबर 8 जो है उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। वहीं आपका सतत विकास लक्ष्य 9वां है, उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं यानी इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आपके 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इन्हें आप देख लीजिए यहाँ पर, इसलिए मैंने इनके फोटो लगाए हैं आपकी बुक से। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो के साथ साथ आपका जहाँ पर चैप्टर भी समाप्त हो गया है, यानी आज आपने 6 से 8 तक की पॉलिटी जो है आपकी NCERT वाली वो लगभग पूरी कवर कर ली है। अब इसके बाद हम 9, 10 भी स्टार्ट करेंगे। देखिए आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, मेरा मानना ये है कि देखिए अपना फाउंडेशन आपका मजबूत होना चाहिए। तमाम लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि क्या सर ये NCERT पॉलिटी हम देखें या नहीं देखें, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप फाउंडेशन क्लियर कर लेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आप मानते हैं NCERT वाली आपने किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन आप केवल और केवल आप MCQ वाली जो सीरीज है वो भी देख लेंगे तो भी आपका पूरा जो फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे MCQ वाले प्रश्न इस तरह के बनाए गए हैं ताकि आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाए, चैप्टर का कोई भी कोना ना बचे, आपको पूरी मूलभूत अवधारणा आपके माइंड में क्लियर हो जाए। तो मेरा मानना यही है कि आप लोग वीडियो जरूर देखें और आपको आगामी लेक्चर भी बहुत जल्द मिलेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।